जो अंग्रेजों ने सजा दी थी वो आज भी चली आ रही। आज भी जिनकी संख्या करोड़ों करोड़ों में है उनके लिए केवल 25% जगह, जिनकी संख्या लाखों में है उनकी जो है 75% जगह। हुआ क्या, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं अभी चूँकि मैंने इसी तक अपने आप को रखना है, इसीलिए मैं इसके आगे आपको, जिस कम्युनिटी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 19,546 सिपाही दिए हों वो आज भर्ती के लिए चक्कर काट रही है, भर्ती के लिए मोहताज है। उसको ना नाम दिया जा रहा है, ना निशान दिया जा रहा है, उसके इतिहास को ख़त्म किया जा रहा है। ये वैसे जो ओरिजिनल कॉपी है ये मेरे ख्याल अब इंडिया में अवेलेबल नहीं है। एक ही कॉपी है जो आर्मी की लाइब्रेरी में है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा इतिहास पे जाके और अहीर रेजिमेंट नहीं बनने के क्या कारण थे और हमारी आज़ादी से पहले कितनी स्थिति थी और बाद में क्या हुई, इस पे मैं सीधे जाऊंगा। और सीधे मैं आपको, मैं जो ये बुकलेट लाया हूँ इसमें आप जो है पेज नंबर 3 पे देखिए। पेज नंबर 3, 1857 में जो विद्रोह हुआ उसमें 17th नेटिव इन्फेंट्री के सूबेदार भोंदू सिंह और उनके अहीर सैनिकों द्वारा एक बहुत बड़ा विद्रोह किया गया। और हरियाणा में अहीरवाल क्षेत्र में राव तुलाराम, राव गोपाल देव और राव किशन सिंह ने इस गदर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिहार में इसी प्रकार राजा कुंवर सिंह के सेनापति रणजीत सिंह यादव ने अनेक अहीर सरदारों के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। उधर इटावा और मैनपुरी के युद्धवंशी सरदार चौधरी रामरतन सिंह और भगवान सिंह ने अनेक अहीर शूरवीरों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ चौरा चौरा कांड में विशेष भूमिका निभाई और शहादत दी। अब पेज नंबर 5 में आप देखेंगे 1857 के नायक कुंवर रणजीत सिंह राम सिंह यादव की शौर्य गाथा में तथा 1857 की महाक्रांति में बिहार का बहुत बड़ा योगदान था। पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 6 उस स्टोन का है जिसमें नसीबपुर में अहीर सैनिकों ने कर्नल गराड की हत्या की थी और ये आज तक भी वहाँ लगा हुआ है। पेज नंबर 7, थिमैया ऑफ इंडिया जो हम्फ्री इवांस ने लिखी है। पेज नंबर 8, जनरल थिमैया क्या कहते हैं अहीर सोल्जर्स के बारे में, वो आप बहुत ध्यान से सुने। थिमैया was posted as second in command of the Ahir company. He liked them from the first moment he saw them. They were long, lean, wiry fellows. They walked with a graceful, effortless stride. A 30 or 40-mile march in the desert was nothing to them. Moreover, they could keep up the pace with only a canteen of water, 1 onion and half a dozen ड्राई चपातीस। एक इससे बढ़िया बेहतरीन एक सोल्जरिंग ट्रेडिशन की ट्रिब्यूट क्या हो सकती है, किस कौम को हो सकती है। उसके बाद जनरल थिमैया कहते हैं दे वर सिंपल पीपल, दे आस्क्ड फॉर लिटल, दे अरोज अर्ली, वर्कड हार्ड एंड वर asleep by 8 in the evening. Want of discipline amongst them was almost non-existent. They liked games and were fine athletes. On Sundays, batches of them would go shopping in the bazaars, but being frugal, they rarely spent more than a rupee apiece. Their favorite amusement, however, was the remarkable wit and banter, which were an essential part of their relations with each other. Most of them, they had within themselves a kind of inner contentment that came from an unquestioning faith in simple but genuine values. इससे बड़ी एक उनकी सोल्जरिंग ट्रेडिशन को एक इससे बड़ी होमेज क्या हो सकती है। अब मैं आपको पेज नंबर 8 पे ले चलता हूँ। ये चैप्टर है सिंगापुर का चैप्टर। ये सिंगापुर रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है। शायद आप में से किसी को इस बारे में नहीं पता होगा। 19 हैदराबाद रेजिमेंट जिसके 3 हिस्से थे, 33% जाट, 33% अहीर, 33% कुमाऊनी, ये उस समय सिंगापुर में पोस्टेड थी। और एक नेशनल कॉज के लिए उसमें ये पूरा चैप्टर पूरी ये लाया हूँ, इसमें आप इसको आराम से पढ़ें और इसमें ये देखेंगे। अब आप पेज नंबर 8 पे आ जाइए। पेज नंबर 8, इसमें जो मेजर जहीर थे, जो अहीर कंपनी के इंचार्ज थे, उन्होंने जो है
अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जर्मन से दोस्ती कर ली थी। वो सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले का टाइम है, 1939-40 का टाइम है। तो उस जब मेजर जहीर को हटाया गया तो अहीरों ने उसका विरोध करा। अब ये क्या कहते हैं जनरल थिमैया, वो आप देखिए। बिफोर लिविंग हाउएवर जहीर आस्क्ड द जेसीओज जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स to have the company stage a protest. The Ahirs turned for quarter guard duty came that night. The Ahirs sent out a guard which stayed quietly on the post. The off-duty Ahirs, however, came out of the barracks and marched up and down shouting slogans in self-conscious way. When they were asked what was the matter, they said they wanted Jahir to return. उसके आगे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। The Ahir guard was disarmed. जो अहीर गार्ड था उसको जो है डिसआर्म कर दिया गया, एंड ही वॉज रिप्लेस्ड बाय द स्कॉटिश ट्रुप. द वेपन ऑफ द होल बटालियन वर लॉक्ड इन द कोर्ट्स एंड द सीओ टुक द कीज. आर्म्ड ट्रूप्स फ्रॉम द हाईलैंडर्स सराउंडेड द बैरिक्स. जो हाईलैंडर्स जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उन्होंने सारी बैरिक्स को सराउंड कर लिया था. नो एक्ट नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वो ये, क्योंकि यही एक कारण था कि अहीर रेजिमेंट नहीं बनी. यही एक कारण था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. नो एक्ट कुड हैव बीन मोर इंसल्टिंग टू द ऑनर ऑफ द जवान्स एंड नाउ द अहीर कंपनी रियली डिड म्यूटिनी. अब आप आगे आ जाइए. चलिए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ पेज नंबर 8K. 8K. वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. ये 1897 में जब इंडियन आर्मी का पहली बार रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तब डिफरेंट कास्ट की क्या स्थिति थी ये इसमें दिया हुआ है. और ये मेरा नहीं है, ये कुमाऊं रेजिमेंट की जो अपनी ऑफिशियल बुक है हरी कलगी की कहानी उसमें है. पेज नंबर कितना है सर? पेज नंबर 8K. 8K जिसमें ऊपर लिखा हुआ है 1897. इसमें आप देखेंगे कि उस समय 6 इन्फेंट्री रेजिमेंट थी केवल. देयर वर ओनली 6 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स and Ahirs were 25% of 2 infantry regiments, that is 2nd infantry and 5th infantry. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर. आज 36 इन्फेंट्री रेजिमेंट है, 36 से ज़्यादा इन्फेंट्री रेजिमेंट है. हम एक इन्फेंट्री के केवल 25% हैं. आप बताइए दुनिया तो कहाँ से कहाँ गई और हम कहाँ से कहाँ गए. और इसका एक ही कारण हुआ कि हमने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हर बार विद्रोह करा, और जो मेन कारण था वो 1939-40 में जो अहीर ट्रूप्स ने सिंगापुर रिवोल्ट करा उसकी वजह से अंग्रेज़ नाराज़ हो गए. और उस समय जो कर्नल थे इसकी हैदराबाद रेजिमेंट के वो थे कर्नल हफंडन. एंड कर्नल हफंडन वाज पोस्टेड इन बिकॉज क्योंकि वो ट्रूप्स को अच्छी तरह लीड नहीं कर पाए तो अंग्रेज़ों ने उसको जो है पोस्ट कर दिया दिल्ली में एज इंचार्ज आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होती है, 45 में विद्रोह, 45 में आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन होता है. जब आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो कर्नल हफंडन ने ये कहा कि नहीं, अहीरों की वजह से मेरा करियर खराब हो गया, इन्होंने विद्रोह करा तो मैं इनके रेजिमेंट नहीं बनने दूंगा. और चूंकि कुमाऊनी साइडेड विद ब्रिटिशर्स इन दिस म्यूटनी दे वर गिवन ए स्टेटस ऑफ ए रेजिमेंट. अब आप हालत देखिए, कुमाऊनी 16 लाख है, हमें उनसे कोई गरज नहीं उनके रेजिमेंट रहे. हम 10 करोड़ आदमी, हमारे लिए केवल 25% जो अंग्रेज़ों ने सजा दी थी वो आज भी चली आ रही, वो आज भी चली आ रही. अंग्रेजों ने अहीरों का हिस्सा एक और एक हिस्सा जाटों का, जाटों को जाट रेजिमेंट में भेज दिया और दोनों हिस्से कुमाऊनियों के इनाम के तौर पे दे दी. मैं बहस कर रहा हूँ इतिहास से, कोई भी आके मुझे बताए. और वो जो सजा दी थी वो आज तक चली आ रही. आज भी जिनकी संख्या करोड़ों करोड़ों में है उनके लिए केवल 25% जगह, जिनकी संख्या लाखों में है उनकी जो है 75% जगह. हुआ क्या, ये एक बहुत बड़ी बात है. मैं अभी चूँकि मैंने इसी तक अपने आप को रखना है इसीलिए मैं इसके आगे आपको बता नहीं सकता. अब आप ये देखिए कि हम 25% 2 रेजिमेंट में थे
और आज 2022 में 36 इन्फेंट्री रेजिमेंट हैं, हम एक रेजिमेंट के केवल 25%। क्या हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं? अब आगे आप नेक्स्ट पेज आएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है जाट गुजर्स एंड अहीर्स बाय मेजर A.H. बिंगले, और इसको रिवाइज किया है कर्नल R.C. क्रिस्टी ने। इट वाज फर्स्ट रिटन इन 1936, देन 1940 के आसपास ये दोबारा रिवाइज हुई थी। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल R.C. क्रिस्टी क्या लिखते हैं? ही वॉज मिलिट्री क्रॉस। वो पेज 1878 ये लिखते हैं, पेज नंबर 46 पर, पेज नंबर 46 पर 1878 से 1880 में हुई अफगान वार से पहले, मैं बात कर रहा हूँ 1878 से 1880 के पहले, 1878 से 1880 के पहले अहीर बंगाल और बॉम्बे आर्मी में भर्ती होते थे। बंगाल आर्मी में अहीरों की 15 विशुद्ध कंपनियां थी, 15 प्योर कंपनीज। आज कम से कम उसका मतलब 4 रेजिमेंट के बराबर होता है। बॉम्बे आर्मी में अहीर मिक्स्ड कंपनियों में बहुतायत में पाई जाती थी, मतलब अगर कोई मिक्स्ड कंपनी थी तो अहीर उसमें मेजॉरिटी में थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अहीरों की 6 विशुद्ध कंपनियां इन्फेंट्री में थी। कई कंपनियां सेना की विभिन्न शाखाओं में थी, जिसमें तोपखाने में उनकी भूमिका अहम थी। आगे वो लिखते हैं, अहीर जाति के बहादुर सिपाहियों की तारीफ बड़े जोरदार शब्दों में की। उन्होंने अहीर सिपाहियों के बारे में लिखा कि मैं 12 वर्षों से अहीरों की कमांड करता रहा हूँ। उनका एक्सट्रीमली एक्सीलेंट कैरेक्टर है। The educated ones are always keen to attend classes of instructions and jump at the opportunities of musketry, transport, physical training or pioneer classes. The Ahirs are the best scouts in my regiments. Ahirs are the best scouts in my regiment and are keen on manly games. The educated ones are mostly good shots from the beginning, but it often takes a long time to teach the jungly one to shoot well. In my opinion, enlistment of Ahirs has proved a great success, and government would do a good stroke of business in raising more and more companies in the whole of the Indian Army. ये उन कर्नल ने क्रिस्टी ने कहा है। When you come over names of the martial races of India and think of the Gorkha, Rajput, Sikh, Brahman, Dogra, Jat, Pathan, Punjabi, Mohammedans, do not forget the Yaduvanshi Ahirs. Next, पेज नंबर 12। इसमें वो फिर दोबारा कहते हैं, प्रायर टू द अफगान वार ऑफ 1878 एंड 80 अहीर्स वर एनलिस्टेड इन बंगाल एंड बॉम्बे आर्मीज। ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्या जी। और इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जस्ट बिफोर द वार ऑफ 1914 से 18, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, there were 6 companies of infantry and many in other branches of service, notably in the artillery. The most important मैं आपको बता रहा हूँ, the total number enrolled from 1914 नवंबर to 1918 was 19,546। जिस कम्युनिटी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में 19,546 सिपाही दिए हों, वो आज भर्ती के लिए चक्कर काट रही है, भर्ती के लिए मोहताज है। उसको ना नाम दिया जा रहा है, ना निशान दिया जा रहा है, उसके इतिहास को खत्म किया जा रहा है। दी वर्थ वाज शोन, फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो कहते हैं, देयर वर्थ वाज शोन इन मेसोपोटामिया, ईस्ट अफ्रीका, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पर्सिया एंड ब्लैक सी। ये 5 युद्धों में अहीरों ने एक्सीलेंट काम किया। फिर वो बाद में कहते हैं फाइन सोल्जर्स के बारे में, After 10 years experience of them, I emphatically endorse the opinion that Ahirs are eminently fitted for profession of arms. However hard the day's march, however tiring the manures, they always keep their head up and do not give in. The Ahir is a good trenchman and he had no appetite. Think he must be desperately ill. If an Ahir falls out on the march, you may be sure, generally speaking, that he has been worked down to his last gasp, and he was probably a bit off color when he started out. They have always been cheerful
except when they are in hospital, and are the sort of the people who eventually make the best of things. They do not waste a moment of time and penny weight of energy in grumbling. They are reliable, steady. अब मैं एक और किताब है उसके ऊपर आ रहा हूँ. ये 1936 में लिखी हुई किताब है. इसी में वो कहते हैं दी अहीर्स ऑफ गुड़गांव. ये वैसे जो ओरिजिनल कॉपी है ये मेरे ख्याल अब इंडिया में अवेलेबल नहीं है. एक ही कॉपी है जो आर्मी की लाइब्रेरी में है. तो इसका जब हम फ़ोटो स्टेट लेते तो बहुत ठीक नहीं आता है. तो मैंने इसमें साइड में लिखा हुआ है कि हमने इसको उसे लेंस से लगा के देख के इसमें लिखा हुआ है. दी अहीर्स ऑफ गुड़गांव एंड एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स differs but little, if at all, from his Jat neighbors, and is equally brave, industrious and orderly. अब इससे बढ़िया एक सोल्जरिंग ट्रेडिशन की क्या तारीफ कोई जनरल या कोई कर सकता है? चल. और उसके बाद ये भोलू सिंह जी की पूरी कहानी है. ये बिहार की कहानी है. ये चोरा चोरा की कहानी है. 1897 का रिक्रूटमेंट का ये है. ये जो कर्नल ये मेजर बिंगले की किताब है. ये बड़ी इम्पोर्टेंट है. इसमें ये पेज नंबर 49 पे लिखते हैं. पेज नंबर 49 28 है. ऊपर पेंसिल से 28 लिखा हुआ है. हम लोग पढ़ लेंगे. ठीक कर दो. एक सवाल हम आपको नहीं एक मिनट. मैं अभी एक बात आपको और बताऊंगा. आप सबसे इम्पोर्टेंट बात पेज ये है 34A. इसको करके मैं बंद करूँगा. बस लास्ट पेज 34A. ये कंपैरेटिव चार्ट है. इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये इतनी रेजिमेंटों के नाम हैं. ये कम से कम 14 रेजिमेंट हैं. आज इन सब लोगों की रेजिमेंट है, केवल हमारी रेजिमेंट नहीं है. फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमने 19,546 सिपाही दिए और इनमें से केवल डोगरा को छोड़ के किसी भी आदमी का एक भी सिपाही नहीं था. किसी भी कौम का एक भी सिपाही नहीं था. उनकी तो सबकी आज रेजिमेंट है और हमारी आज रेजिमेंट नहीं. सेकेंड वर्ल्ड वार में हमने 38,150 सिपाही दिए. कितने? 38,150. केवल अहीरों की रेजिमेंट नहीं है, बाकी सबकी या तो स्काउट से या रेजिमेंट है. अब रेजिमेंट नहीं होने का क्या नुकसान है? न तो नाम होता, ना हमारा कोई इतिहास में नाम आता, ना हम रोज़ों में रोए जाते, न गीतों में गाए जाते. और सबसे बड़ी बात है कि जिसकी रेजिमेंट नहीं है उसकी भर्ती नहीं है फौज. क्योंकि जिस जाति की जिस क्षेत्र की रेजिमेंट है उसी के लोग उसी रेजिमेंट में जाते हैं. अब हम कहाँ जाएं? हम हल और हथियार की कौम है. हल तो हमारा छिन गया. हल तो हमारे से जो है धीरे धीरे ज़मीनें बट गई और चली गई. अब हम हथियार के लायक थे, हथियार से भी हमारे जवान बच्चों से छीन लिया. अब हमारी भर्ती नहीं होती. हमारे बच्चे क्या करेंगे? और वो नशा करते हैं, बिगड़ते हैं. जो ट्रेडिशन चला रहा था वो ख़त्म होने जा रहा है. सरकार का और आर्मी का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो इस ट्रेडिशन को बचा के रखे और जो है हमारी यही रेजिमेंट हर हालत में बने. और दूसरों की हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? बाकी इसमें लिखा है, आप पढ़ लेना ये डिटेल. थैंक यू. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.